हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु जी। आज हम क्रैश कोर्स का 15 पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे 1500 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं और एचपी जेई के लिए स्पेशल 250 की सीरीज भी हमने ख़त्म कर दी है आपके लिए। तो अगर आपने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स दिए हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप सॉइल की कंपैक्शन करते हैं तो वहाँ से कई बार आपको क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो कंपैक्शन से जैसे कि हमारे पास स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट होता है, एक मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट होता है, लाइट कंपैक्शन टेस्ट होता है, एक हैवी कंपैक्शन टेस्ट होता है। तो ये चार तरह के टेस्ट होते हैं। इसमें नंबर ऑफ लेयर्स, वेट ऑफ हैम्बर, हम कितनी हाइट से हम उस लेयर पर हैम्बर को मारते हैं, एंड जो वॉल्यूम होती है मोल्ड की वो कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हमने यहाँ पर ये इंक्लूड किए हैं सारे जितने भी पॉइंट्स है ये। तो देखिए, नंबर ऑफ लेयर्स जो होती है वो 3 होती है स्टैंडर्ड में। वेट कितना होता है हैम्बर का, 2.495 kg। हाइट कितनी हाइट से हम पर लेयर पर हैम्बर को मारते हैं, 304.8 mm। जो वॉल्यूम होती है मोल्ड की वो 944 क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे देखिए 5 लेयर होती है, 4.54 वेट होता है हैम्बर का, 4.57 तो हाइट से हम हैम्बर को फेंकते हैं, ये सेम ही है 944 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पे 3 लेयर होती है, यहाँ पर भी 3 होती है। यहाँ पे 2.6 लाइट कंपैक्शन टेस्ट में वेट होता है, यहाँ पे 4.9 होता है, यहाँ पे 310 होता है, यहाँ पे 450 होता है। ज़्यादातर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है, यहाँ से नहीं पूछा गया, इन दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। एंड इसमें दोनों में क्यूबिक 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर ही वॉल्यूम होती है मोल्ड की। ये पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी 16 पॉइंट्स मैंने आपको इसी पेज पर बताए हैं, ये सारे यहाँ पर हम 16 क्वेश्चन आपके लिए बना सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रख के याद कीजिए। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ, इन पॉइंट्स को सबसे पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ फोर्स कौन सी है, एंड यहाँ पे लैप लेंथ जो रेकमेंडेड की गई है उस फोर्स के लिए वो यहाँ पे दी गई है। सारी वैल्यू ग्रेटर में होगी, ऐसा नहीं कि कोई वैल्यू लेस में होगी। यहाँ पे देखिए बेंडिंग टेंशन की फोर्स है अगर, तो उस केस में हमारी लैप लेंथ जो होती है वो LD और 30 डाया होती है, उससे ज़्यादा ही होगी, इन दोनों से ज़्यादा ही होगी। डायरेक्ट टेंशन के केस में 2LD और 30 डाया होती है, और कंप्रेशन के केस में LD और 24 डाया से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि लैप लेंथ ऑफ बार और बेंडिंग टेंशन के लिए, शुड नॉट लेस देन डैश वेयर LD इज द डेवलपमेंट ऑफ द बार। तो बेंडिंग के केस में हमने पढ़ा था कि ग्रेटर ऑफ LD और 30, ये वाला इस केस में आंसर हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बेंडिंग टेंशन के केस में ग्रेटर ऑफ LD और 30 होता है। उसी तरह से आपसे डायरेक्ट टेंशन के केस में भी पूछा जा सकता है, तो 2LD होगा। कंप्रेशन का केस भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये वाला होगा कंप्रेशन के केस में। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें फटाफट से अभी। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेविटी डैम की बात करते हैं हम। तो ग्रेविटी डैम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम से, जितने भी डैम्स वगैरह होते हैं वहाँ से आपने देखा हो कि HPJ में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए सिर्फ ग्रेविटी डैम का ही लेके आया हूँ, बाकी भी लेके आऊँगा। तो इट इज़ डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर दैट इज डिटरमाइंड इन सच ए वे दैट इट्स ओन वेट रजिस्ट एक्सटर्नल फोर्स। बोल रहा है कि इसका जो ओन वेट होता है, सेल्फ वेट जो होता है ग्रेविटी डैम का, एक्सटर्नल फोर्स को ये रजिस्ट करता है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज मोस्ट ड्यूरेबल होता है, सॉलिड होता है, एंड रिक्वायर्ड लिटिल मेंटेनेंस। इसमें मेंटेनेंस भी बहुत कम लगती है। एंड दे मे बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ मशीनरी और कंक्रीट। ग्रेविटी डैम जो होता है इससे हम मशीनरी या फिर कंक्रीट से भी बना सकते हैं। थिकनेस ऑफ द डैम प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू स्लाइडिंग। थिकनेस जो होती है डैम की वो स्लाइडिंग के अगेंस्ट आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसके मोड क्या होते हैं फेलियर के, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोड ऑफ फेलियर फॉर ग्रेविटी डैम। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता है कि कौन कौन से मोड होंगे फेलियर के। ओवरटर्निंग मोड है, स्लाइडिंग
फेलियर का मोड है, कंप्रेशन और क्रशिंग भी है, टेंशन भी है। तो ये मोड है फेलियर के, आपको एग्जाम में दे देगा कि कौन सा फेलियर का मोड नहीं है, आपको ये बताना है। तो 3 तो वहाँ पर दिए होंगे, एक ऐसा होगा जो कि नहीं होगा, तो वही आपका आंसर होगा। तो आपको पता होगा तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अदर इंपॉर्टेंट डिमेंशनलेस नंबर आर डिस्क्राइब इन द टेबल बिलो। तो आप में से अगर जिसने भी फर्स्ट से हमारी वीडियो देखी, ये 15 पार्ट है, तो प्रीवियस चौथा के चौथा पार्ट देखे हैं, तो उसको आपको उसको पता होगा कि हमने अपनी वीडियो में कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं करवाया है। ये क्वेश्चन हालांकि हम करवा चुके हैं, लेकिन HP JEE की जो 250 की सीरीज थी वहाँ पर हम आपको करवा चुके हैं। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर आपको करवाया है। वहाँ पर हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आए थे, हमने आपको ट्रिक बताई थी वहाँ पर कि इस ट्रिक से हम इन सभी डिमेंशनलेस नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको उन सभी की डेफिनेशन भी लेके आया हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बताई है कि हम इन डिमेंशनलेस नंबर को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ ये वाला एक इसको याद रखना है। बाकी आप चाहे 2 साल के बाद पेपर को दे, तो आप इस डिमेंशनलेस नंबर को इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग। अगर देखिए प्लेन टेबल सर्विंग क्या होता है, ये एक ग्राफिकल मेथड है सूटेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल मैपिंग के लिए है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब यहाँ पे इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यानी कि लाभ और हानि बताई गई है कि क्या क्या होता है। अब देखिए, ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका एडवांटेज देखिए, एडवांटेज से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्लेन टेबल सर्विंग में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या हम करते हैं, ऑब्जर्वेशन में प्लॉटिंग जो होती है उसको हम दोनों ही साथ साथ करते हैं। तो हो सकता है कि अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि irregular object can be plotted accurately। यहाँ पे देखिए, नो स्किल आर रिक्वायर्ड, इट इज लेस कॉस्टली देन थ्रेडोलाइट सर्विंग, एडवांटेजेस इज मैग्नेटिक एरिया। इसके डिसएडवांटेज यानी कि हानियाँ देखिए, नॉट सुटेबल फॉर वर्क इन वेट क्लाइमेट में हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। एंड इन डेंसली वुडल कंट्री, डिफिकल्ट टू रीप्लॉट ऑन द मैप टू डिफरेंट स्केल। यहाँ पे वैसे उतना हानियों में उतना ज़्यादा खास नहीं है, क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है, सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। एडवांटेज से इसके क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, तो चाहे बने क्वेश्चन चाहे ना बने, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि प्लेन टेबल सर्विंग क्या होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमारे पास फाउंडेशन कंडीशन दी गई है एंड जनरल शेयर फेलियर जो होते हैं शेयर फेलियर वो दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे, फुटिंग ऑन द सरफेस या एट शैलो डेप्थ इन वेरी डेंस सैंड पर, तो कौन सा फेलियर होगा, जनरल शेयर फेलियर होगा। मैंने आपको कंडीशन भी बताई थी पिछली वीडियो में, जब हम आपको HP JEE की 250 की सीरीज कर रहे थे, वहाँ पर मैंने आपको तीनों के बारे में बताया था। हमारे पास 3 ही शेयर फेलियर होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं ये भी मैंने आपको बताया कि कौन सी सॉइल पर होते हैं। लेकिन यहाँ पे फाउंडेशन कंडीशन बताई है तो वो नहीं बताया था मैंने आपको वहाँ पर, लेकिन यहाँ पे बताया था कि डेंस सैंड पर ही ये जनरल शेयर फेलियर होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, फुटिंग ऑन द सरफेस, तो ऐसा अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, या फिर शैलो डेप्थ, तो कौन सा फेलियर होगा, ये आपको ना दिया हो, तो इसलिए मैं आपके ये लेके आया हूँ। अब देखिए, जनरल शेयर फेलियर, फुटिंग ऑन सैचुरेटेड एंड नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले पर अंडर अनरेड लोडिंग पर, तो ये नहीं बताया था मैंने वहाँ पर आपको, तो ये जनरल शेयर फेलियर होता है। फुटिंग एट डीपर डेप्थ इन डेंस सैंड पर, तो ये पंचिंग शेयर फेलियर होता है, इस पॉइंट को याद रखिए। उसके बाद फुटिंग ऑन सरफेस और एट शैलो डेप्थ इन लूज सैंड पर, तो पंचिंग शेयर फेलियर होता है ये। उसके बाद देखिए, फुटिंग ऑन द वेरी डेंस सैंड लोडेड बाय ट्रांजिस्ट डायनामिक लोड, तो ये पंचिंग शेयर फेलियर होता है। उसके बाद देखिए, सॉफ्ट एंड लूज सैंड पर पंचिंग शेयर फेलियर होता है। फुटिंग ऑन सैचुरेटेड एंड नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले अंडर ड्रेन लोडिंग पर, तो पंचिंग एंड लोकल शेयर फेलिंग होता है। पंचिंग शेयर फेलियर या फिर लोकल शेयर फेलियर दोनों ही होते हैं इस कंडीशन में।
तो जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वेरी इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन के अकॉर्डिंग। तो वीडियो को शेयर करो यार, शेयर करना तो बनता ही है आपका, आपके दोस्तों को भी स्टडी करनी है, उनके पास भी शायद बुक्स वगैरह ना हो। अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ फेलियर दिए गए हैं, शेयर फेलियर, जनरल, लोकल, उसके बारे में थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज दी गई है। ये प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग ही है। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, सॉफ्ट सॉइल, लूज सॉइल, डेंस सॉइल, तो उसके बारे में ही देखिए कि इसके लिए सूटेबल होता है, क्या होता है इसमें, तो कहानी वगैरह आप पढ़ सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउट अर्निंग की बात हो रही है, तो पर्टिकुलर वर्क के, जैसे कि अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल में, तो 3 क्यूबिक मीटर एक मशीन जो होता है एक दिन में काम करता है। ब्रिक वर्क लाइम में हो चाहे सीमेंट मोटार में हो, फाउंडेशन एंड प्लिंथ में 1.25 क्यूबिक मीटर एक आदमी मिस्त्री जो है वो काम करता है। उसके बाद रैंडम रबल स्टोन मशीनरी की बात करें, चाहे वो सीमेंट मोटार में हो चाहे लाइम मोटार में हो, तो 1 क्यूबिक मीटर काम करेगा एक मिस्त्री। उसके बाद अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन इन हार्ड सॉइल में 2 क्यूबिक मीटर। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डिनरी सॉइल, हार्ड सॉइल, इसका आपको ध्यान रखना है। हार्ड सॉइल में सिर्फ वो 2 क्यूबिक मीटर ही काम करेगा एक बंदा जो होगा, लेकिन ऑर्डिनरी सॉइल है तो वो 3 क्यूबिक मीटर काम करेगा। ये दोनों पॉइंट्स आपको सिंक करके पढ़ने हैं, ध्यान में रख के पढ़ने हैं। वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ कि ऑर्डिनरी सॉइल, हार्ड सॉइल है, तो देखिए 2 और 3 का ही फर्क है, सिर्फ, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक का ही फर्क है यहाँ पे। अब ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, ये हम HPJE की सीरीज में कर चुके हैं, लेकिन दो तीन पॉइंट छूट गए थे, तो इसलिए हम HP 250 की सीरीज तो वहाँ पे कर चुके हैं, यहाँ पे तो नहीं किया है डिस्कस। तो कॉलोवियल सॉइल देखिए हमारे पास, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, आप जब पढ़ लीजिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये आप में से किसी को पता नहीं होंगे, ये सभी को पता है, फिर भी आप एक बार नज़र मारना ज़रूरी है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। अब जो हमारा मेन स्टेशन होता है सर्वेइंग में, उसमें 3 लाइन्स जो होती है वेरी इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है मेन लाइन, एक होती है बेस लाइन, एक होती है चेक लाइन। चेक लाइन जो होती है एक्यूरेंसी ऑफ वर्क को चेक करती है। बेस लाइन जो होती है लॉन्गेस्ट लाइन होती है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है। एंड मेन लाइन जो होती है लाइन जॉइनिंग मेन सर्वे स्टेशन आर नोन है। मेन लाइन जो होती है उसको ज्वाइन करती है सर्वे स्टेशन में, वो मेन लाइन होती है। तो बेस लाइन जो होती है ये लॉन्गेस्ट लाइन होती है, जो कि टोटल एरिया जो होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक और भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेस लाइन में, जैसे कि देखिए मेन रेफरेंस लाइन फॉर फिक्सिंग द पोजीशन ऑफ वेरियस स्टेशन एंड आल्सो फिक्स द डायरेक्शन ऑफ अदर लाइंस। ये वाला भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इस पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बेस लाइन इज, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो फिक्स द डायरेक्शन ऑफ अदर लाइंस, ये वाला भी ऑप्शन वहाँ पे प्रोवाइड था, तो यही हमारा उस क्वेश्चन में आंसर हो जाता था। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। चेक लाइन का एक आल्सो नाम है प्रूफ लाइन, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सचर कौन कौन से होते हैं। ये है हमारे पास कॉमनली यूज्ड एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सचर, लेकिन उसके मैंने आपको एडवांटेज नहीं बताया थी, उसकी प्रॉपर्टीज नहीं बताई थी कि क्या इफेक्ट पड़ता है। ये इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप याद कर लीजिए अगर आपने पिछले वीडियो में याद नहीं किया है कि कौन कौन से एडमिक्सचर होते हैं। तो देखिए क्या क्या करते हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ये कि इसको इंक्रीज करता है, रेजिस्टेंट टू फ्रीजिंग एंड थाइंग इफेक्ट जो होता है इसको इंक्रीज करता है, वर्केबिलिटी को इंक्रीज करता है। ये देखिए एग्जाम में क्वेश्चन वर्केबिलिटी के अकॉर्डिंग पूछा गया है। स्ट्रेंथ को कम करता है, रिड्यूस टेंडेंसी ऑफ सिग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग, ये रिड्यूस करता है। परमेबिलिटी को भी डिक्रीज करता है। केमिकल रेजिस्टेंस जो होता है इसको इंक्रीज करता है। रिड्यूस वेट, यूनिट वेट एंड अल्कलीज एग्रीगेट रिएक्शन को। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सचर के, तो इसको आप पढ़ लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब ये पॉइंट्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करो यार, अपने दोस्तों को भी चैनल पर लेके आओ, उनको बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, जितना हो सके अपने दोस्तों को लेके आओ। मैं कितनी वीडियो में बोल रहा हूँ आपको कि हमारे चैनल पर विजिट करो, अपने दोस्तों को भी लेके आओ, उनको बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंटिंग है,
उसका हम कहाँ पर यूज़ करते हैं यहाँ पे ये बताया गया है। फ्लशिंग पॉइंटिंग देखिए, ब्रिक वर्क्स एंड स्टोन मैसनरी फेस वर्क में हम फ्लश पॉइंटिंग को यूज़ करते हैं। उसके बाद रिसेस्ड पॉइंटिंग जो होती है, दिस टाइप ऑफ पॉइंटिंग इज सूटेबल फॉर विद स्टैंड द वर्क ऑफ ब्रिक्स वेटर टेक्सचर एंड वेटर क्वालिटी मोटार के लिए हम रिसेस्ड पॉइंटिंग को यूज़ करते हैं। उसके बाद ग्रुबड पॉइंटिंग होती है, इसको हम पॉइंटिंग इज कॉमनली यूज फॉर इम्प्रूव द वॉल अपीयरेंस। अपीयरेंस जो होता है वॉल का जो नक्शा होता है उसको हम अच्छा करने के लिए ग्रुबर पॉइंटिंग यूज करते हैं। उसके बाद टक पॉइंटिंग होती है, इसको हम अट्रैक्टिव अपीयरेंस देने के लिए, बहुत ही शानदार अच्छा लुक देने के लिए हम ट्रक पॉइंटिंग का यूज करते हैं। इस ट्रक पॉइंटिंग जो होती है मोस्टली यूज फॉर ब्रिक वर्क पर्टिकुलर फॉर फिनिशिंग हॉरिजेंटल जॉइंट्स। हॉरिजेंटल जॉइंट जो होती है उस वहाँ पर हम इसको स्टक पॉइंटिंग को यूज़ करते हैं। तो ये पॉइंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेंजिंग। रेंजिंग क्या एक प्रोसेस है एस्टैब्लिश द इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू एंड पॉइंट इज नाउन एज रेंजिंग। रेंजिंग क्या बोल रहा है कि एक सेंटर वाला पॉइंट जो है उसको इस्टेब्लिश करना होता है स्ट्रेट पोर्शन पर। ये जो एंड वाले दो पॉइंट होते हैं, तो ये वाला पॉइंट जो होता है ये हमें इस्टेब्लिश करना होता है, उसको ही हम रेंजिंग बोलते हैं। इट इज़ यूज व्हेन द सर्वे लाइन इज लॉन्गर। सर्वे लाइन जो है बहुत लंबी है तभी हम इसको यूज करते हैं। एक एग्जाम में ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि इट इज़ नेसेसरी टू अलाइन इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन द चेन लाइन सो दैट द मेजरमेंट आर अलोंग द लाइंस। यहाँ पर एक और पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि जब भी आप रेंजिंग करते हैं तो आपको एटलीस्ट 3 रेंजिंग रॉड्स की जरूरत पड़ती है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये जितने भी पॉइंट्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारा कोडल प्रोविजनल जो है इंडियन स्टैंडर्ड 3370, ये सारे जितने पॉइंट्स दिए वो इसके अकॉर्डिंग ही है। परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट मस्ट बी लीस्ट सो यूज लेसर वैल्यू ऑफ वाटर सीमेंट रेशो, नो पोरस एग्रीगेट शुड बी यूज्ड, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट जो होता है 400 kg पर क्यूबिक मीटर टू टेक द श्रिंकेज इफेक्ट, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो होता है 320 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30 होता है। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट रेशियो जो होता है 0.45 होता है। एंड नॉमिनल कवर जो होती है 45 mm होती है। एंड मैक्सिमम अलोएबल क्रैक विड्थ जो होती है 2.2 mm होती है लिमिट स्टेट डिज़ाइन में। ये सारे पॉइंट्स जितने भी दिए गए हैं वो हमारे इस आइस कोड के अंदर ही आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई है बेंडिंग टेंशन के डायरेक्ट टेंशन के केस में ग्रेड के अकॉर्डिंग। तो M20 का ग्रेड है तो डायरेक्ट टेंशन इतनी होगी 1.3 न्यूटन mm स्क्वायर होगी, लेकिन बेंडिंग टेंशन 1.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी। M30 का ग्रेड है तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। सारे जितने भी पॉइंट्स है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स दी गई है मैसनरी के ऊपर। आपको पता है कि मैसनरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं टर्म के ऊपर। हार्टिंग कौन सी टर्म होती है, फेसिंग कौन सी होती है या फिर फेस कौन सी होती है, बैक या फिर बैकिंग कौन सी होती है, रैकिंग कौन सी टर्म होती है। तो देखिए सबके बारे में यहाँ पे बताया गया है। डेफिनेशन है, पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पास जो ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक्स होती है वहाँ पर नहीं होती है इस तरह की जानकारी, तो इसलिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। कॉर्निस क्या होता है, कॉपिंग क्या होती है, पैरापेंट्स क्या होते हैं, तो इस सारी डेफिनेशन आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब देखिए HPJ में यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन जो है पूछा गया था, इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। वैल्यू ऑफ इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ईदर डिपेंड्स अपॉन K वैल्यू विच डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेस और डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द वेल्ड। बोल रहा है कि जो इफेक्टिव थ्रोट की थिकनेस होती है वो K की वैल्यू पर डिपेंड करती है। अब K की वैल्यू जो है वो किस पर डिपेंड करती है, एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेस और डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द वेल्ड। ये इंपॉर्टेंट है। थ्रोट थिकनेस देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि थ्रोट थिकनेस जो होती है वो K इंटू साइज ऑफ वेल्ड होता है। अब देखिए एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस इन डिग्री में बताया गया, 60 से 90 डिग्री का है तो K की वैल्यू 0.7 होगी। 91 से 100 है तो 0.65 होगा।
101 से 106 डिग्री है फ्यूजन फेस का एंगल, तो 0.6 होगी के की वैल्यू। 107 से 113 तो 0.55, 114 से 120 है तो 0.5 के की वैल्यू होगी। तो के की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? एंगल जो है फ्यूजन फेस के बिटवीन का, इस पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। हमारे पास तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, एक स्टेबल होती है, एक अनस्टेबल होती है, एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। अब देखिए स्टेबल में क्या है, इफ द बॉडी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन बाय रिटेनिंग द ओरिजिनली वर्टिकली एक्सिस एज वर्टिकल, तो उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर हमारी बॉडी बॉडी जो है वो रिटर्न नहीं आती अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, उसको हम अनस्टेबल बोलते हैं। न्यूट्रल कंडीशन देखिए, इफ द बॉडी नाइदर रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन nor increase its displacement further, it will simply adapt its new position, तो उसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बॉडी अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस ना भी आए लेकिन वो अपनी दूसरी ही पोजीशन बना लेते हैं, उसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज के बारे में बताया गया है। एक्सोजीनियस ट्री ये ग्रो होते हैं इनवर्ड, अंदर की तरफ ये ग्रो होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल देखिए, बम्बू, केन, पाल्म, ये इसका एग्जाम्पल है। एक्सोजीनियस ट्री ये आउट बाहर की तरफ ग्रो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कॉनिफर ट्री के बारे में हम देख लेते हैं। कॉनिफर ट्री जो होते हैं वो एवरग्रीन ट्री होते हैं, यानी कि सदाबहार, वो हरे के हरे रहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल सदाबहार हैं तो आपको पता ही है कि इसके पत्ते जो होंगे वो हरे ही रहेंगे, इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप। दे हैव डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स, इस पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। दियोदार, पाइन, पियर, लार्च, ये क्या हो गया? एवरग्रीन ट्री हो गया। उस पर डेसिडुअस बोर्ड लीफ ट्री जो होते हैं, इसके बारे में देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, बाकी आप कहानी वगैरह पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि कहानी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। हार्डवुड के बारे में मैंने आपको बताया, सॉफ्टवुड कौन सी होती है, तो ये तो उतना बताने की जरूरत नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ अपनी बहुत सारी वीडियो में, लेकिन यहाँ पर नहीं डिस्कस किया है, फिर भी तो आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। सल्वेज वैल्यू कौन सी, स्क्रैप वैल्यू कौन सी होती है, ये मैंने आपको डिटेल में हिंदी में समझाया है। मार्केट वैल्यू कौन सी होती है, बुक वैल्यू कौन सी होती है। HPJE में हमने तो डाइस की सीरीज में नहीं डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहे तो। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेशन है, वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट है जिप्सम के बारे में। जिप्सम आपको पता है कि सीमेंट हम क्यों डालते हैं? सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए 3 से 5% का परसेंटेज होता है, इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आइडियल फ्लूइड के बारे में, रियल फ्लूइड के बारे में, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के एग्जांपल तो हम कर चुके हैं, लेकिन आइडियल फ्लूइड देख लीजिए। ये क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है, कोई विस्कोसिटी नहीं होती है इसके पास। आइडियल फ्लूइड इज एन इमेजिनरी फ्लूइड एज ऑल द फ्लूइड विच एग्जिस्ट हैव सम विस्कोसिटी। आइडियल फ्लूइड की इमेजिनरी फ्लूइड होता है जिसके पास सम कुछ विस्कोसिटी हो सकती है, लेकिन एग्जाम में आपको यही पूछा जाता है ज़्यादातर, नो विस्कोसिटी, इनकम्प्रेसिबल। रियल फ्लूइड की बात करते हैं तो इसके पास विस्कोसिटी होती है। ऑल द फ्लूइड इन प्रैक्टिस इज रियल फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करें तो shear स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन रेट और वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसको हम न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। नॉन की अगर हम बात करें तो ये नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बाकी बिल्कुल सेम ही है इसके। इन दोनों की डेफिनेशन सिर्फ आपको एक ही याद करनी है, बाकी में सिर्फ एक में नोट लगा देना है इसमें, तो बाकी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन। तो वीडियो को शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, फटाफट से दोस्तों से भी करवाओ। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।